हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हिंदी से हमें केवल 4 अनुच्छेद आते हैं और उन अनुच्छेद के आधार पर 5-5 प्रश्न दिए होते हैं और उन पांचों प्रश्नों को हमें हल करना होता है। आज हम देखेंगे कि जो हमारे सत्र 2025 में जो अनुच्छेद आए थे उनको हम देखेंगे और थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न उस पर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 जो है इससे अनुच्छेद 1, सुनहरा बाज अधिकतर घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। इस लाइन से हमें ये समझ में आया कि जो सुनहरा बाज है वो घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों मतलब जो यंग एज के होते हैं, जो जवान होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है कि मादा नर के समान होती है किंतु प्रायः बड़ी होती है। अब ये मादा क्या होती है, नर क्या होते हैं। जैसे इंसानों में आदमी होते हैं और औरत होते हैं, उसी तरीके से जो मादा पक्षी होती है यानी जो महिला पक्षी उसको बोल सकते हैं, एक नर पक्षी, ठीक है, जिसे पुरुष पक्षी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि जो मादा होती है वो नर से प्रायः बड़ी होती है, ठीक है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। ये अपना घर कहाँ बनाते हैं, तो इस लाइन से हमें ये समझ में आया कि यह अपना घर उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है, ठीक है। तो दो चीज़ समझ में आया कि उत्तरी गोलार्ध में एक तो बनाएगा और घर कहाँ रहेगा, खुले क्षेत्रों में रहेगा। ये पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों के दीवारों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तीरने में दक्ष होता है। सुनहरा बाज तीरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से वह बड़ी देर तक गिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख उठा सकती है। अब इस पे आधारित कुछ 5 प्रश्न होंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे और समझने का, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, ये देखिए पहला प्रश्न, सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है। ये देखिए मेन है, पाया जाता है कम पवन व गर्म हवा वाले क्षेत्रों में, भवनों वाले क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमने पहले ही पढ़ा था, ये दूसरी या तीसरी लाइन रही होगी, तीसरी लाइन थी कि ये कहाँ पाया जाता है, अधिकतर कहाँ रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मादा सुनहरा बाज को से पहचाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है। मादा यानी जो महिला बाज होगी उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो महिला बाज के लिए हमने पढ़ा था कि जो मादा होती है वो नर से क्या होती है, प्रायः बड़ी होती है। क्या होती है, प्रायः बड़ी होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, अधिक घने रंग के परों, अधिक चमकदार पंखों, घने भूरे परों या बड़े आकार। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बड़े आकार, ठीक है। मादा बड़ी होती है, हम पहचान लेंगे कि ये मादा है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। तो खुले क्षेत्रों में तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, खुले क्षेत्र,
ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द, यानी इसको हम बोलते हैं बेटा, कभी आपको पढ़ाया गया होगा, समानार्थी। जो समान अर्थ रखते हों, समानार्थी शब्द, ठीक है। और कभी कभी आपको पर्यायवाची शब्द भी बताया गया होगा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये जब आप पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। शानदार के समान अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है, यानी शानदार जैसा ही अर्थ किसके पास, कौन से इन शब्दों में से है। तो स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम का मतलब होता है, जैसे बोल दिया जाता है स्वर्णिम काल हो गया किसी का, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा समय। विनम्र, ठीक है। भव्य, आई थिंक सो, जो भव्य शब्द है वो हम रिलेट कर सकते हैं शानदार से, इसलिए ऑप्शन यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? यहाँ पे देखिए लिखा है विशाल का विलोम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इस शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर कुछ गलत ही टिक करके आते हैं। तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम, विशाल मतलब बड़ा, तो विशाल का विलोम हो जाएगा छोटा, नन्हा, भारहीन, ये सब हो सकते हैं, लेकिन विशाल का विलोम नहीं है। विशाल, विस्तृत, विस्तृत का मतलब भी होता है बड़ा, इसलिए ये ऑप्शन सही। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 पे आएंगे और हम अनुच्छेद नंबर 2 में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पुस्तक मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? पुस्तक मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मानव प्रयत्नों यानी मानव द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं उनमें क्या है? पुस्तक एक ऐसी चीज़ है कि जो सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। अगर कोई पुस्तक बन जाती है, ठीक है, तो वो 100 साल तक रह सकती है, 200 साल तक रह सकती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर मानव ने जैसे प्रयत्न करके घर बनाए तो क्या घर 100 साल तक रह जाएंगे? नहीं। आज कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग आएगी। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, ठीक है, मड़ई हुआ करती थी, फिर मिट्टी के घर हुए, फिर अब ये पक्के के मकान चलने लगे। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और सब चीज़ बदलता रहेगा। लेकिन जो किताबें रह गई, ठीक है, किताबों को कभी हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसी किताबें ऐसी चीज़ होती हैं कि जो कि बहुत समय तक रह सकती हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं। बहुत मंदिर ऐसे देखे होंगे आपने जो कि क्या कहा जाता है, पुराने होने की वजह से गिर गए होंगे, ठीक है। चित्र और मूर्तियाँ क्षय हो गई होंगी, क्षय हो जाती हैं, चित्र और मूर्तियाँ क्षय हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके चित्र होंगे, फोटो होंगे या फिर कोई मूर्ति बनी होगी, वो टूट जाती हैं या फिर समय के साथ खराब हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं, पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती। कभी भी आप किताब पढ़ते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा कि गांधी जी ने ये कहा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि महान व्यक्तित्व के लोगों ने या महान विचारकों ने उन बातों को बोला होता है, वो नष्ट नहीं होती हैं। वैज्ञानिकों ने जो शोध किए होते हैं, आप न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें कभी नष्ट नहीं होती, किताबों में हमेशा रहती हैं। आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। जब लेखक अपने मन में कोई चीज़ लिखता है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो आज भी वैसी ही ताज़ा हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो वैसा ही महसूस कर सकते हैं।
ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे साइंस का क्षेत्र हो गया, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, ठीक है, आर्ट्स के क्षेत्र हो गए, उनमें मनुष्यों की हमेशा सहायता की है। किसने सहायता की है? पुस्तकों ने। इसमें आश्चर्य नहीं है कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मानव प्रयत्नों, प्रश्न संख्या 1, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे क्या हैं? उपयोगी कृतियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, बहुत आसान ये था। अगला प्रश्न चलते हैं दूसरा। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बच रही हैं क्योंकि उनमें लेखक का मन है, महान विचार हैं, अनुचित उत्पाद हैं, मुद्रित सामग्रियां हैं। उनमें क्या होते हैं? महान विचार होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी शब्द है? यहाँ पे देखिए फिर आ गया समानार्थी शब्द। आपको समानार्थी शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि जो इसके समान अर्थ रखता हो। अनुचित के समान अर्थ कौन सा शब्द इसमें से रख रहा है? बीमारी नहीं, बीमारी, बीमारी मतलब कोई बीमार हो। ठीक है, अनजान नहीं, उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त, अनुचित, अनुपयुक्त, ये अनुचित का समानार्थी शब्द होगा अनुपयुक्त। ठीक है, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं। बेटा ये ऑप्शन होगा, समय से परे होती हैं। समय से परे होती हैं यानी समय कितना भी बीत जाए वो पुस्तकें वैसी की वैसी रहती हैं, भले से वो पुरानी हो जाएं, लेकिन जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद में ढाना शब्द का प्रयोग के अर्थ में किया गया है। किसके अर्थ में किया गया है? ढाना मतलब बिखर जाना, अलग कर देना, हटा देना, काटना। आई थिंक सो ऑप्शन सही ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मकड़ियों के बारे में बात हो रही है। और वो क्या कर रही हैं? सभी मकड़ियाँ क्या कर रही हैं? जाले बुनती हैं। ठीक है, आपने अपने घरों में देखा भी होगा कि मकड़ियों का जाला लगा होता है, और जब दिवाली, दशहरा या फिर होली या फिर कोई भी त्यौहार आता है तो आप क्या करते हैं? घरों की साफ़ सफाई करते हैं और उन जालों को झाड़ू से या किसी भी अन्य चीज़ों से जो सहायक होती है आप उसका प्रयोग करके उन जालों को साफ़ करते हैं। तो आज उन्हीं मकड़ियों के जालों के बारे में हम ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, अनुच्छेद के बारे में एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। वो चीज़ क्या होती है कि जब भी आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद के ऊपर जो प्रश्न दिया होता है, अनुच्छेद पे आधारित जो प्रश्न दिए होते हैं, तो उत्तर भी आपको अनुच्छेद से ही देने हैं, अपने मन से नहीं देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद में कुछ लिखा हो और आप कुछ अलग से जानते हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये ऑप्शन सही होगा तो आप टिक कर देंगे। नहीं, जो अनुच्छेद में लिखा है ठीक उसी के आधार पे आपको क्या करना होता है? उत्तर देना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। कौन कौन से कार्य? 3 कार्य। ध्यान देने वाली बात है, कितने कार्य करने में मदद मिलती है? 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों, कौन कौन से कार्य हैं भैया? वे
वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं। गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जब मकड़ियाँ अपने जाले में होती हैं तो उन्हें देख पाना क्या होता है? कठिन होता है, मुश्किल होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। जालों का प्रयोग करके मकड़ियाँ क्या करती हैं? भोजन को अपने आसानी से पकड़ती हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। मकड़ी का जाला चूँकि चिपचिपा होता है, कोई भी कीड़ा आके उस पर बैठेगा तो वो चिपक जाएगा और भाग नहीं पाएगा। मकड़ी जाती है, उसको क्या कर लेती है? खा लेती है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। अच्छा, जब कीड़ा फंस जाता है तो वो भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश करेगा तो जाला क्या होगा? हिलने लगेगा, और जाला जब हिलने लगेगा तो मकड़ी को पता चल जाएगा कि मेरे जाले में कोई फंसा है, और मकड़ी जाके उसका शिकार कर लेती है। ठीक है, समझ जाती है कि वहाँ पे कोई है और जाके शिकार कर लेती है। इसीलिए जाले को बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। अब चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, आसान होगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे। पहला प्रश्न है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद किसके बारे में है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मकड़ी के जाले का महत्व है, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व है, अंडे देने का महत्व है, मकड़ियों का स्वभाव है। तो बेटा इस अनुच्छेद में हमने जितना भी पढ़ा है, मोस्टली पढ़ा कि मकड़ियों के जालों से मकड़ियाँ क्या क्या करती हैं। तो मेन मकड़ी के जाले के बारे में इसमें बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं। हाँ भाई, 3 काम करते हैं। अंडे पकड़े रहते हैं, भोजन पकड़ते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। सही बात है, ये तीनों काम हो जाएगा। लेकिन वे जल ढूंढते हैं नहीं। पानी कहाँ ढूंढने जाएंगे? वो तो ऊपर लगा रहता है, तो जल कहाँ ढूंढते हैं? ठीक है। तीसरा है, फंसा का समानार्थी शब्द है। फंसा का समानार्थी शब्द है। फंस गया मतलब वहाँ पे क्या हुआ? चिपक गया। उसके समान अर्थ क्या हुआ? चिपक गया। छिपा, छिपा मतलब छुपना नहीं। खाया, मकड़ी को, अरे मकड़ी जाके उसको खा लेती है, ये भी नहीं सही होगा। भागा, भाग जाना, ये भी नहीं सही होगा। चिपका सही होगा। ठीक है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में कुछ फंस गया है? जब कोई कीड़ा जाके उस पर बैठता है, मकड़ी के जाले पे, वो चिपक जाता है, फिर फड़फड़ाने लगता है, तो जाला क्या होता है? हिलने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वे सुन लेती हैं, वे सूंघ लेती हैं, वे अनुभव करती हैं, वे चख लेती हैं। अनुभव करती हैं। जब जाला हिलने लगता है तो उनको इस बात का अनुभव होता है कि कोई फंसा है, कोई कीड़ा आके फंस चुका है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना, छिपा हुआ, पकड़ा गया, सुरक्षा। जीवित रहना, अस्तित्व मतलब जीवित रहना। आइए लेट न करते हुए अनुच्छेद 4 पे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा आराम करना होगा तो इस वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, रोबोट के बारे में बात हो रही है। आज की दुनिया रोबोट की धीरे धीरे हो ही जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। भाई सीधी सी बात है, बहुत विशेष यंत्र है रोबोट। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है।
अब जैसे मैंने पिछले में आपको बताया कि पिछले अनुच्छेद जब मैं पढ़ रहा तो मैंने आपको बताया कि जो अनुच्छेद के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर अनुच्छेद के आधार पे ही देने होते हैं। हमारे पास पहले से कोई ज्ञान है, पहले से कोई चीज़ हम जानते हैं, उसके आधार पे हम अपने अनुच्छेद का उत्तर नहीं देंगे। तो यह ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता है। रोबोट हमारे चारों ओर हैं। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। हाँ बेटा, आजकल की जो बहुत महंगी महंगी कारें हैं, ठीक है, या जो नॉर्मल कारें भी आ रही हैं, उनके मैक्सिमम पार्ट जो हैं वो रोबोट के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें एक शब्द यूज हुआ है, पहले ध्यान दीजिए। कुछ रोबोट खतरनाक स्थान पर अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब ज्वालामुखी के आसपास खोजबीन करने में इन रोबोट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है वो कभी भी फट सकती है। तो वहाँ पे इंसान जाके खोजबीन करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो ऐसे जगह पे हम क्या भेजते हैं? रोबोट भेजते हैं। ठीक है। अब तो आपने देखा होगा कि ड्रोन का भी यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता करते हैं। हाँ, बहुत सारे रोबोट ऐसे बनाए गए हैं, बन चुके हैं, जो कि घरों की साफ सफाई करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। अब जैसे आप IVR सुने होंगे, जब भी आप कहीं कॉल करते होंगे तो वो बोलता हो, जैसे कस्टमर केयर को कॉल करते होंगे तो बोलता होगा कि ये करने के लिए 1 नंबर दबाएं। ठीक है। और कभी कभी आपकी आवाज़ को सुन के वो जवाब भी देता है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? रोबोट होते हैं। ठीक है। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। ये बात ध्यान रखना कि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं और अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। थका का समानार्थी शब्द क्या है? थका का समानार्थी शब्द, थका का समानार्थी शब्द क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन, खतरनाक मतलब खतरनाक आप जानते हैं, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो। ठीक है। निढाल, निढाल मतलब होता है थका हुआ। ठीक है। रोबोट गलतियाँ नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या हैं? एक यंत्र हैं। ठीक है। वे गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या हैं? यंत्र हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? घर की साफ सफाई के लिए हम हाँ उपयोग करते हैं रोबोट का। टेलीफोन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन क्या आपका है? नहीं होता है, ध्यान देना। घर की साफ सफाई करता है रोबोट। टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, हाँ देता है रोबोट। कार्य बनाता है रोबोट। ठीक है। बच्चों को पढ़ाना अभी रोबोट नहीं कर रहा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? विपरीतार्थक मतलब विलोम है। क्या है? विलोम है। यानी खतरनाक का विलोम क्या हो सकता है? खतरनाक का विलोम हो सकता है, खतरनाक का विलोम हो सकता है सुरक्षित। ठीक है। वो बहुत खतरनाक जगह है, वह बहुत सुरक्षित जगह है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला चलते हैं। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही
नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। चलिए ध्यान से। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, सही बात है। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, सही बात है। रोबोट बहुत उपयोगी हैं, बहुत सही बात है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, नहीं बेटा, यही गलत बात है। जो सही नहीं है उसे ही हमें पकड़ना था, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं और अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, जबकि क्या होता है यहाँ पे? सही कर, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं के लिए पूछा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको इससे दो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है किस चीज़ पे? समानार्थी शब्द पे। ठीक है, यानी समानार्थी शब्द आप आराम से कर भी सकते हैं अगर आप शब्दों को समझने का प्रयास करें। शब्द आपको ध्यान देने हैं कि उन शब्दों का अर्थ क्या है। और दूसरा, एक मोस्टली क्या इसमें पूछा जा रहा है? विलोम शब्द। ठीक है, तो यानी इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय।